प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके बीच में बात करने वाले हैं पीडीसी एग्जाम 2026 के। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आपसे का यूनिवर्सिटी क्या विद्यार्थी होंगे, आप ये सेमेस्टर 4th की स्टूडेंट होंगे और आपके अंतर्गत आपकी सब्जेक्ट होगी इकोनॉमिक्स। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। वो डिटेल से हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले। यूनिट फर्स्ट का वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया, आज इसके बारे में बात करने वाले। यूनिट 2 के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी क्लास लेने वाले हैं। एकदम बेसिक टू एडवांस हम क्लास आपके लेंगे। एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छी क्लासेज आपको प्रोवाइड करने का प्रयास लर्निंग विद एज के डायरेक्ट तरीके से आपको करने का प्रयास करेंगे। तो 15 नंबर का टॉपिक है, आप सभी को पता है, तो इसको हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है इकाई फर्स्ट का कल बस आपको नोट्स हमने प्रोवाइड कर दी। आज हम करने वाले इकाई सेकंड के इंपॉर्टेंट नोट्स, वो पूरी डिटेल से बात करने वाले। ज़्यादा बड़ा वीडियो आपका नहीं होगा, लगभग 10-15 मिनट में हम वीडियो कंप्लीट भी कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी डाउट के, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके बीच में कि इकाई सेकंड के सिलेबस में क्या दिया गया है। तो आपकी इकाई सेकंड के सिलेबस में दिया गया है राज्य घरेलू उत्पाद कैसा होता है, उसमें कृषि कैसी होती है, कैसा औद्योगिक विकास है, उसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो ये इकाई राजस्थान की अर्थव्यवस्था की व्यवहारिक संचालन, उसकी आर्थिक ढांचे, उत्पादन क्षेत्रों और बुनियादी अवसंरचना के विकास का समग्र और गहन विश्लेषण करती है। यानी कि राजस्थान में किस प्रकार फसल का उत्पादन होता है, किस प्रकार उसकी फसल को आगे बढ़ाया जाता है, वो किस प्रकार एक उत्पादन की प्रक्रिया सम्मिलित होती है, उसके बारे में बताया गया है। राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसटीपी के रुझान और इसकी संरचना कैसी है, तो इसके बारे में बात करें तो आपके बीच में किस प्रकार की आप प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि आपका इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपकी फुल फॉर्म होती है। तो ये राज्य की आर्थिक प्रगति को मापने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है। यानी कि सबसे राज्य की आर्थिक स्थिति को यानी कि आर्थिक स्थिति को मापने का महत्वपूर्ण पैमाना आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद माना जाता है। हाल के वर्षों में राजस्थान की जीएसटीपी में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है, यानी कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, जो इसके विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों के संरचनात्मक संक्रमण को प्रदर्शित करती है। ये आपको याद रखने का प्रयास करें। आगे डिटेल से बात करें तो जीएसटीपी का संरचनात्मक यानी निम्नलिखित रूप कैसा है। तो सबसे पहले आपका आता है आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, 3 क्षेत्र आते हैं आपके, ठीक है। और इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि होती है वो भी बात करेंगे। और इसमें प्रमुख कौन से उत्पादन क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं उसके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले। तो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि वाला, और ये आपका द्वितीय क्षेत्र होता है औद्योगिक वाला, और तृतीय क्षेत्र आपका होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। ये आपको याद रखने का प्रयास करना है, ठीक है। तो आप डिटेल से पढ़ेंगे आपके बीच में आगे क्या किस प्रकार प्रोसेस रहने वाली है। तो आगे बात करें तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो ये कृषि से संबंधित होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसकी प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो आपकी सभी को पता है कि इसकी अनुमानित वृद्धि लगभग 28.5% यानी 28% आपकी मानी जाती है। आगे बात करें आपके बीच में डिटेल से कि औद्योगिक क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है, तो आप कहेंगे 27.5% इसका योगदान माना जाता है। और इससे आगे हम बात करेंगे आपके बीच में सेवा क्षेत्र, जो सबसे बड़ा योगदान इसका रहता है, 44% इसका योगदान प्रमुख रूप से रहता है, ठीक है। आगे बात करें आपके बीच में फसलें कौन कौन सी होती है, तो इसमें आपकी होती है प्राथमिक क्षेत्र में आप सभी को पता है कृषि होती है, पशुपालन होता है, दूध होता है, डेयरी होती है, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है, आपका विनिर्माण में आ जाता है, आपका खनन आ जाता है, उत्खनन आ जाता है, निर्माण आ जाता है, विद्युत आ जाता है, गैस आ जाता है, जलापूर्ति आ जाता है। और इसमें आपकी डेयरी इसमें आएगी, डेयरी आपकी द्वितीयक में आएगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखने का प्रयास करना है। आगे बात करें आपके बीच में सेवा क्षेत्र में कौन सा आ जाता है, सेवा क्षेत्र में आपका आता है पर्यटन आ जाता है आपका, ठीक है, व्यापार आ जाता है, होटल आ जाता है, परिवहन आ जाता है, ये आपकी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से आते हैं। ये आपको याद रखने का प्रयास करना है। आगे डिटेल से पढ़ेंगे और भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके रुझानों को विश्लेषण ये दर्शाता है कि सेवा क्षेत्र का योगदान नियंत्रण बढ़े, यानी सबसे बड़ा योगदान आपका सेवा क्षेत्र का है, जो परिपक्व होती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का लक्षण है पर्यटन का आतिथ्य उद्योग राजस्थान के सेवा क्षेत्र का मुख्य आधार है, यानी कि पर्यटन से लोगों को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जहाँ पर किसी भगवान का मंदिर है तो वहाँ पर लोग पर्यटन करने आएंगे, जिससे कि वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उतार चढ़ाव ये साबित करता है कि राज्य की जीडीपी अभी मानसून की निश्चितता और जलवायु की परिवर्तन में अत्यधिक प्रभावित होती है। आगे बात करें आपके बीच में कृषि और उससे संबंध का गहन विश्लेषण हम करने वाले हैं। आपको टॉपिक दिया गया है कृषि आज भी राजस्थान की सामाजिक आर्थिक जीवन की अधूरी है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी इस क्षेत्र में ग्रामीण आबादी की आवाजाही, यानी कि इसमें बहुत सी हानियाँ भी होती है, फिर भी लोग कृषि क्षेत्र को चुनती हैं, क्योंकि ये एक आपका
अनपढ़ व्यक्ति भी इसका उत्पादन कर पाता है, यानी अनपढ़ व्यक्ति के लिए भी ये आसान होती है, यानी कि ये कमज़ोर व्यक्ति के लिए भी आसान होती है, सभी के लिए आसान होती है, लेकिन इसमें घाटा भी होता है, इसमें फ़ायदा भी होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना प्रयास करना है। ये एक जुआ होता है आपका। ठीक है, इसमें भूमि सुधार के अंतर्गत आपकी ये तो आपके आ गया जागीरदार अनुमूल आ गया, आपका काश्तकारी अधिनियम आ गया, आपका भूमि सुधार बीमा भूमि सीमा निर्धारण आ गया इसमें। ठीक है, एक खरीफ बाजरा ग्वार आ गया आपका। इसमें अंतर्गत अभी में आपकी सरसों गेहूँ आती है। सरसों में प्रथम आपका राजस्थान माना जाता है। आपका पशुपालन और डेयरी के अंतर्गत आते हैं RSDPF और आपका सरसों अकाल के समय आजीविका का सहारा ये आपके अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, आगे और डिटेल से बात की जाए तो भूमि सुधार यानी कृषि के बारे में वो बात की जाए तो आपके बीच में सिलेबस आपका दिया गया है। ठीक है, तो भूमि सुधार और भूमि उपयोग शुरू तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान ने जागीरदारी प्रथा का अनुमोदन किया था। अनुमोदन करके आपका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पारित हुआ, आपका 1955 में पारित होता है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पूर्णग्रहण अधिनियम लागू किया गया है। इससे किसानों की भूमि को मालिकाना हक मिला। भूमि उपयोग प्रारूप के अनुसार राज्य की कुल भूमि का 52% शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जबकि वन क्षेत्र केवल 8% के आसपास है, जो राष्ट्रीय वन नीति के 33% के लक्ष्य से बहुत पीछे। बंजर कृषि अयोग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी जिलों में स्थित है। ठीक है, खरीफ की फसलों के अंतर्गत आप सभी को पता है कि बाजरा ग्वार मक्का मूंगफली आती है। वहीं रबी की फसलों के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी आ जाती है? सरसों आ जाती है, गेहूँ आ जाती है, चना आ जाता है। राजस्थान में सरसों और बाजरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ये आप सभी का देखने का प्रयास करना है। और आगे आपके बीच में डिटेल से बात की जाए तो हालांकि पानी की कमी के कारण यहाँ पर रेतीली मिट्टी भी है, वो कई प्रकार की समस्या का सामना भी राजस्थान के लोगों को करना पड़ता है। आगे और डिटेल से बात की जाए कृषि वित्त विपणन और बीमा, इसके बारे में बात की जाए लघु सीमांत किसानों के ऋण जाल को तोड़ने के लिए सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा रही है। लगातार लोगों को ऋण दिया जा रहा है और कृषि के लिए लगातार बढ़ावा देने का प्रयास राजस्थान सरकार लगातार कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत 2,000 रुपये प्रति माह नहीं 2 माह की यानी प्रति माह 1,000 रुपये देने का प्रयास भी राजस्थान सरकार करती है। ठीक है, एंड आगे आपका आता है पशुपालन और डेयरी विकास कार्यक्रम। तो शुष्क क्षेत्रों में पशुपालन केवल गतिविधि नहीं बल्कि मुख्य आजीविका है। डेयरी विकास के लिए राजस्थानी सहकारी डेयरी संघ राज्य के क्षेत्रों में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के माध्यम से सरस ब्रांड के तहत दूध और दुग्ध उत्पाद का विपणन करता है, जिसमें लाखों पशुपालकों को नियमित आय प्राप्त होती है। अकाल और सुखाड़ की समस्या को राजस्थान के लोग किस प्रकार सामना करना करते हैं तो इतिहास में कहा गया है कि यहाँ के लोग जब अकाल पड़ता है तो अन्न जल और चारे का सामना करना पड़ता है, जिसके राजस्थान सरकार सूखा राहत कई प्रकार की योजनाओं का गठन करके उन संकटों का प्रभाव को कम करने का प्रयास लगातार करती है। ठीक है, आगे आपका आता है अवसरात्मक सिंचाई और सड़क का बारे में बात करते हैं। आपका सिलेबस में दिया गया है। तो बुनियादी अवसंरचना विकास आर्थिक गति देने के साथ साथ हर वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंचाई के अंतर्गत बात की जाए तो आपके बीच में राज्य में सिंचाई मुख्य रूप से कुआं ट्यूबवेलों पर लगभग 70%, जिसमें भूजल का स्तर खतरनाक रूप से गिरा है। इसके अलावा नहरें लगभग 27% और उत्तरी पश्चिमी जिलों में सिंचाई का मुख्य स्रोत ट्रिप टपकन स्प्रिंकलर फव्वारा जैसी सिंचाइयों का लगातार विकास तकनीकों सरकार देने का कार्य करती है। विद्युत क्या है तो विद्युत औद्योगिक के बारे में बात की जाए, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के लिए निर्भर बिजली की आपूर्ति अनिवार्य रूप से प्रोवाइड की जा रही है। और आगे बात की जाए आपके बीच में पारंपरिक कोयला के बारे में बात करिए। आपके यहाँ पर सूतकट जाबरा और सुपर आपके जो साथ अभी भी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की मैंने बात की है तो आपका ये वैश्विक रोल मॉडल के रूप में उभरा है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की असीम संभावना है। जोधपुर में स्थित बडला सोलर पार्क 2245 मेगावाट विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा पार्कों में से एक है। राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति 2019 का लक्ष्य नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में बिजली स्तर पर ले जाना है। सड़क अवसंरचना के बारे में बात करें तो सड़क अवसंरचना के भी एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है, सड़क अवसंरचना के बारे में बात करें तो आपका राजस्थान की विशाल भौगोलिक दूरी को पाटने के लिए सरकार ने कई प्रकार की
विकास अत्यंत आवश्यक है। सड़कों का विकास अधिनियम सार्वजनिक बोर्ड PWD की योजनाओं के तहत सड़कों का मुख्य जिला सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ा गया है। लगातार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, ये आपको समझने का प्रयास करना है। आगे आपका बीच में सिलेबस डिटेल से है। औद्योगिक विकास के बारे में बात करनी है। औद्योगिक विकास विनिर्माण क्षेत्र पर जनसंख्या के अत्यधिक बोझ को कम करने, उच्च मूल्य वाले रोजगार को सृजित करने का मुख्य जरिया, यानी कि उच्च रोजगार प्राप्त करने के लोग द्वितीय क्षेत्र यानी शहरों में निवास करते हैं, प्रवास करते हैं। कृषि और खनिज आधारित उद्योग आपके 3-4 प्रकार के उद्योग होते हैं, तो आप सभी का देना। एक तो आपका कृषि और खनिज आधारित उद्योग होता है। इसके बारे में बात करें तो कृषि आधारित उद्योगों से सूती वस्त्र, भीलवाड़ा जैसे महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहा जाता है, चीनी मिलें, खाद्य प्रसंस्करण, तेल और सरसों के उत्पादन होता है। खनिज आधारित उद्योगों में सीमेंट उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर प्रचुर भंडारों के कारण चित्तौड़गढ़, सिरोही, सवाईमाधोपुर जिलों में सीमेंट के बड़े कारखाने स्थापित किए गए हैं। संगमरमर और ग्रेनाइट कटिंग व पॉलिशिंग उद्योग भी राज्य के राजस्व में बड़ा योगदान देते हैं। आगे आपके बीच में बात करें लघु कुटीर उद्योग, राजस्थान हस्तलिपि राजस्थान के पारंपरिक और आपके विश्व भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। इनमें जयपुर की ब्लू पोट्री, सांगानेर व बंगलुरु की हेड ब्लॉक प्रिंटेड वस्त्र, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, जेवा कला, कुदन और आभूषण निर्माण, चमड़े की मोजरियाँ शामिल है। ये उद्योग न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के साधन है, बल्कि भारतीय संस्कृति विरासत के संरक्षक भी माने जाते हैं। निर्यातक आधारित इकाइयाँ तो राजस्थान में निर्यात होने वाली वस्तुओं में हस्तशिल्पी वस्तुएं, रत्न, आभूषण, रेडीमेड गारमेंट्स, संगमरमर और अन्य पत्थर इंजीनियरिंग उत्पाद शामिल है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम ने रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, जो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करता है। निवेशकों को विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्रों के रूप में बुनियादी और रियासतें उपलब्ध कराता है। इस प्रकार आपका होता है सिलेबस कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके जो बताएं कि वीडियो में क्या कमी लगी। हमने इसके बारे में पूरा सिलेबस आपका डिटेल से पढ़ा है। हालांकि समय कम लगा है, कम समय में हमने अपना नोट्स आपके बीच में सॉल्व किया। लगभग आपकी 15 मिनट के लगभग 15 मिनट के लगभग हमने 15 मिनट का सिलेबस 15 नंबर का सिलेबस डिस्कस कर दिया। अब कल बात करेंगे आपकी ये मैं अब की बार करने वाला हूँ कि आपको यूनिट 3 और 4 की एक ही क्लास प्रोवाइड करूँ, या अलग अलग भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्लासेस तो जरूर प्रोवाइड होगी। तो आज की और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और आपको नोट्स पेज में भी ज्वाइन हो जाना है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नोट्स पेज की। नोट्स पेज की बात कर लेता हूँ मैं आपके बीच में। नोट्स पेज में कैसे ज्वाइन होना है आपको, तो 88 75 63 99 49 पर आपको मैसेज करना है। बाद में आपको नोट्स पेज में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और 49 आपके नोट्स पेज की प्राइस है, तो पे कर देने के बाद आपको नोट्स पेज में ऐड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे बिल्कुल ज्वाइन होंगे। तो कुछ आप भी आपकी क्लास में टाइम बचा है तो आपको मैं तो फैसिलिटी भी बता देता हूँ कि बेच में क्या फैसिलिटी मिलने वाली है आपको। इसमें हम देने वाले हैं प्रत्येक यूनिट वाइज आपको, यानी कि हमने सभी यूनिट के सबसे पहले हम टॉपिक यानी इकाई वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और बाद में आपको परीक्षा के तीनों प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। आपको 2 नंबर वाले भी मिलेंगे और 10 नंबर वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, 20 नंबर वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले वर्ष का आपका पेपर भी हम प्रोवाइड करेंगे और परीक्षा के एक दिन पहले महत्वपूर्ण प्रश्न भी प्रोवाइड करेंगे। आप चाहे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे, चाहे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे, हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे, चाहे बॉटनी के स्टूडेंट होंगे, चाहे जूलॉजी के स्टूडेंट होंगे, तेजल नोट्स पेज आपके पीछे लॉन्च किया गया है। सफलता का पहला कदम तेजल नोट्स पेज के साथ आप सभी को जुड़ जाना है। बेच में ज्वाइन कैसे होना है, तो आप सभी कुछ नहीं करना है। आप अगर पहले 1 जुलाई से पहले ज्वाइन होती हो तो इसमें आपको 49 प्राइस पे करनी पड़ेगी। अगर बाद में आप ज्वाइन होंगे तो इसकी थोड़ी प्राइस भी ज़्यादा आपको पे करनी पड़ सकती है, ठीक है। 49 प्राइस में आपका बेस ज्वाइन कर दिया जाएगा। बेस कैसे ज्वाइन करें, तो कब ज्वाइन करें, तो आपको 1 जुलाई से पहले ज्वाइन करना है। और आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको बेस में ज्वाइन कर दिया जाएगा। 88 75 99 49 से आप मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत बेस में ज्वाइन कर दिया जाएगा। 49 आप प्राइस पे करनी पड़ेगी और बाद में आपको बेस में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो ये आपका बेस है, लिमिटेड ऑफर है, कुछ स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है। बाद में आपका ऊपर की प्राइस बढ़ा दी जाएगी। तो आपको जल्द ही बेस में ज्वाइन होना है। अगर ज्वाइन नहीं हो पाती हो तो आपको नोट्स बनानी है और एक अच्छी तैयारी करनी है। तो इसके साथ ही मेरे वीडियो को करते हैं अंत। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।
लर्निंग विद तेजल बेस्ट यूट्यूब चैनल आपके बीच में है।